एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दूसरी तरफ अतुल प्रसाद का फरमान। इससे छात्र हो रहे हैं परेशान। क्या होगा इसका कानूनी निदान? आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के फेमस वकील शिवनंदन भारती सर। सर, क्या है इसका कानूनी निदान? देखिए, अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जी। उस आदेश के बाद ये क्लियर कट बातें आ गई कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो 5वीं तक के कक्षा के लिए वो सूटेबल नहीं है, वो योग्य नहीं है। सुटेबल नहीं है कि कैपेबल नहीं? कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल है। एलिजिबिलिटी की जो बात है वो नहीं है जी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से कोई आदमी यदि ट्रेन का ड्राइवर हो तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है सो ट्रेन चलाने वाले कार भी चलाना जानते हो जी। या मोटरसाइकिल भी चलाना जानते हो। ट्रेन की ड्राइवरी अलग है, उसका अलग। तो ठीक उसी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पायलट है जो हवाई जहाज़ चला रहा है वो मोटरसाइकिल भी चलाना जानता हो, या मोटरसाइकिल चलाने वाला हवाई जहाज़ भी चलाता हो, पायलट भी। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में जिस तरीके से ये जो मामला यहाँ पर अभी लगातार छात्रों के बीच में एक संशय का कारण बना था, ऐसे परिस्थिति में लगातार 2 ट्वीट आए। कल तो 2 लाइन का ट्वीट था, आज वो 4-5 लाइन का ट्वीट जो चेयरमैन साहब ने किया है, तो उनके मायने यदि निकालेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आपके कैमरामैन उनके ट्वीट को भी दिखाएं और एक एक मीनिंग मैं बताऊंगा छात्रों को, और उसी चीज़ों को छात्र बताएंगे भी। तो देखिए, इसमें जो लिखा है इनका मीनिंग मैं बता रहा हूँ, फिर इससे खुद छात्रों को तय करना होगा कि क्या करना होगा। लिखे कि होल्डिंग TRE ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पहले लाइन की व्याख्या ये है कि एग्ज़ाम को समय पर लेना और डिसक्वालिफिकेशन माने अयोग्य कैंडिडेट का, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि टाइम पर एग्ज़ाम लेना अलग मामला है, लेकिन इनके अपने व्यू से इनके ट्वीट के मुताबिक से यदि आप मानेंगे तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें हैं। आगे कहते हैं वाइल द फॉर्मर, पहले तो इस चीज़ को मीनिंग को मैं व्याख्या कर दूं, पहला ही लाइन का, फिर बच्चों को ये कह रहे हैं कि जो अयोग्यता एक अलग चीज़ है और टाइम पर एग्ज़ाम लेना अलग चीज़ है इनके ट्वीट के मुताबिक। तो यहाँ पर ये समझने की बात है। मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा उन पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन ये अलग चीज़, ये जो जिस संदर्भ में ये ट्वीट कर रहे हैं और समझिए, ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आप अयोग्य लोगों का, जिसका जो इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको आप एग्ज़ाम ही लेंगे तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये जो आप करें कि 2 अलग अलग चीज़ें, वो नहीं, वो दोनों एक ही चीज़ है। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक क्वालिटी बेस्ड टीचर होना चाहिए, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि वो बीएड वाले जो हैं सो अब 5वीं कक्षा तक के लिए सूटेबल नहीं है। और इसके लिए भी मैंने बहुत विस्तार से अन्य एपिसोड में मैंने बताया भी है। तो इसको उन्होंने क्लियर कर दिया। तो ये अलग अलग मान है, जबकि ये वो एक ही चीज़ है। फिर आगे वो कहते हैं कि while the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same can't be said for the later। इसका मतलब ये मान रहे हैं, अब ये जजमेंट के रिगार्डिंग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि ये पहले के जजमेंट पर है, इस पर लागू नहीं होता है। तो इस पर भी इनको पूरा वो ऑर्डर का जजमेंट पढ़ना चाहिए। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान में जो 2018 का नोटिफिकेशन था उनको उन्होंने रद्द किया है, और पैराग्राफ वाइज मैं ऑर्डर का इनको दिखा देता हूँ, उस चीज़ का अवलोकन करना चाहिए। तो ये अलग दिशा में बातें हो रही है। वो कह रहे हैं कि इस जजमेंट का बाद वाले पर नहीं होगा, तो ये रिसेंट वाले का, तो ये बाद वाला कैसे ना? एग्ज़ाम हुआ, आप पहले वैकेंसी निकाल दी और उसमें भी आपने कंडीशन जोड़ा है 4 के घ को पढ़ेंगे वो, तो उसमें लिखा हुआ है इनके ये एडवर्टीजमेंट में कि यदि कोई भी व्यक्ति जो बीएड किए हुए हैं उनको ब्रिज कोर्स करेंगे तब ये एलिजिबल होंगे 5वीं तक के कक्षा के लिए शिक्षक के लिए। तो ब्रिज कोर्स की मान्यता को ही जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो उस आदेश से बिहार की भी वैकेंसी प्रभावित हो रही है। ये भी एक समझने की ज़रूरत है। लास्ट लाइन में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। इनका ये जो अपील है कि कैंडिडेट को वास्तविक बात पर जाना चाहिए, कोई भी चीज़ को कल्पना करने से होती है। ये बात इनका बिल्कुल सही भी है कि एजम्पशन वो सही दिशा में, तो ये यहाँ पर खुद आयोग को विचार करने की ज़रूरत है कि आपको रियलिस्टिक होना चाहिए।
एजम्पशन करने से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बात को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप उस जजमेंट का इन्होंने कहा कि ये फॉर्मर पे लागू नहीं होता, ये कहाँ जजमेंट में लिखा है कि फॉर्मर पे लागू नहीं होता है? 166 पेज का जजमेंट में 131 पेज तक पिटिशनर है, इसके बाद का किसी भी पैराग्राफ में यदि वो दिखा दें कि वो नहीं है तो मान लेगा स्टूडेंट। तब तो ऐसे परिस्थिति में छात्रों के बीच में जो एक संशय का स्थिति है कि आप एग्ज़ाम ले लीजिएगा, चूँकि आपने कहा है कि 3 ही अटैम्प्ट दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, तो उनका और बाद में पता चलेगा कि बोलेगा कि बीएड वाले छात्र जो हैं सो इसके लिए अयोग्य थे, तो इनका अटैम्प्ट भी चला गया, एक अटैम्प्ट तो काउंट हो जाएगा। दूसरी बात कि यदि वो एग्ज़ाम देने में, इसमें एक और बात समझने की ज़रूरत होगी कि बीएड और डीएलएड सामान्यतः इसमें बहुत ही जो मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ज़्यादा हैं, जो किसी तरीके से अपना वो डिग्री वगैरह लेके उन्होंने एग्ज़ाम को दिया है। ऐसे परिस्थिति में वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर जिला मुख्यालय तक उनको भेज रहे हैं आप, किसी का किसी ज़िला में। अब ऐसे में 3-4 हज़ार रुपया उनके खर्च हो जाएंगे और एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में उनको अयोग्य घोषित कर दिया। तो एक तो वो फॉर्म में पैसा इनका चला गया, फिर एग्ज़ाम में परेशानी और पैसा चला गया और बाद में अयोग्य घोषित हो गया। तो इसको पहले ही विवेचना कर लेनी चाहिए, तो उन लोगों का समय बचेगा। ऐसे परिस्थिति में डीएलएड के जो छात्र हैं, इन लोगों के लिए मजबूरी है कि वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, चूँकि जब क्लियर कट है इस आदेश के आलोक में बंगाल की सरकार ने अपने में संशोधन लाया, मध्य प्रदेश की सरकार ने वैकेंसी में संशोधन लाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने संशोधन लाया। पिछले 2 दिन के अंदर क्या प्रोग्रेस बता रहा हूँ। तो बिहार सरकार के नोटिफिकेशन का जो 4 के घ में जो कंडीशन है उसको भी चेयरमैन साहब को देखना चाहिए। और रही बात जहाँ तक ऑर्डर का सवाल है, ऑर्डर में कहीं इस बात का नहीं लिखा गया है कि ये पूर्व वाले वैकेंसी पर लागू नहीं होता है। तो आप अपने से यदि मीनिंग लगाते हैं, हर चीज़ का अपना एक्सपर्ट होता है, तो कानूनी तौर पर इस पर जो है सो बहुत विचार करके तब कोई निष्कर्ष पर पहुंचते, तो ये बहावों की स्थिति नहीं होती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है और एक और बहुत ही अहम पहलू है जिसको सोचना होगा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बीएड भी किए हुए हैं और डीएलएड भी किए हुए हैं। एग्ज़ाम के फॉर्म के टाइम में उनको लगा कि हायर क्वालिफिकेशन दिखाना चाहिए, तो डीएलएड को नहीं दिखा के बीएड दिखा दिए। यहाँ पे पता चला कि बीएड वाले ही वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे छात्र जिनके पास दोनों डिग्री है उनको सुधारने का एक मौका देना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप 24 को एग्ज़ाम लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस है कि 2 दिन भी आप समय दीजिए ना, ताकि वो छात्र अपने फॉर्म को, यदि जो एलिजिबल होते हुए अभी इनएलिजिबल के कैटेगरी में पड़ गए हैं, उनको मौका मिल जाए। तो इससे ये होगा कि उनको बेवजह न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। न्यायालय में जाने पर छात्रों को बहुत पैसा खर्च होता है, चंदा इकट्ठा कर करके वो लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम भी चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय लोग हैं, बहुत सारे बच्चे आए भी थे हमारे पास कल। मैंने कहा कि आप आवेदन देके कुछ देर रुकिए, मुझे उम्मीद है कि, तो इन्होंने, इनके प्रति आभार इस बात का व्यक्त हम करते हैं कि उन्होंने ये मीडिया में जाने के बाद वो तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया और स्पष्टीकरण दे दिया कि एग्ज़ाम अपने सही समय पर होंगे। तो कुछ ना कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसमें मेरा आग्रह यही होगा कि ऐसे परिस्थिति में छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति है, तो आप एक लीगल एक्सपर्ट और जजमेंट का वो लाइन कोट करके कि जिसके आलोक में आप इस चीज़ को नहीं मान रहे वो दे देंगे, तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर। आपको तो वैसे भी कोर्ट में आवेदन पड़ेगा तो देना ही पड़ता है, तो क्यों ना पहले ही आप छात्रों के बीच में आप दे देंगे, ताकि कहीं कोई, यदि मैं ही गलत समझ रहा हूँ या छात्र ही गलत समझ रहे हैं, तो वो चीज़ क्लियर हो जाता। तो तब छात्रों को जाने से वंचित जो है सो वहाँ पर नहीं जा पाते, छात्रों का समय भी बचता, धन भी बचता और आपके प्रति आभार भी रहते। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को देखा जा सकता था। सर, जो 5 लाख बीएड के छात्र ने फॉर्म भरा है, 24 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, उनका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। 24 अगस्त के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इनका जो ट्वीट आ रहा है, इसके मीनिंग से तो ये रहे कि ये लेने की तैयारी में है। अब जब तक कि पटना हाई कोर्ट में केस हो और उस पर स्टे नहीं होता तब तक नहीं होगा। तो कल 16 तक अभी कोर्ट भी बंद है। इस बीच में छात्रों का जत्था भी आया था, हम लोग देख रहे। मैं तो चाह रहा था केस मुकदमा नहीं हो, अन्यथा फिर अब डीएलएड वाले को केस करने की नौबत आ सकती है। डीएलएड वालों को केस करने की नौबत आ सकती है जी। सर, और छात्रों को क्या कहिएगा, क्या वो संयम रखे या हाईकोर्ट को जो फैसला है उसमें, या जो अभी जो अतुल प्रसाद जी का है उसके संशोधन होगा कुछ? अभी उस पर कोई एजम्पशन करना उचित नहीं है। अभी बहुत गहन और बहुत संवेदनशील मामला है। और वो जो चेयरमैन साहब जो अपना ट्वीट किए हैं
उससे तो यही मीनिंग निकाले जा सकते हैं कि वो एग्ज़ाम लेने की तैयारी में है। कई बार बीपीएससी का इतिहास रहा है कि विवादित होने के बावजूद भी शुरुआती दौर में वो उतना ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं होगा। आप लोग को याद होगा कि अभी एपीओ का एग्ज़ाम के टाइम में भी बहुत सारी त्रुटियां थी, फिर भी वो एग्ज़ाम का डेट निर्धारित कर दिए थे और बहुत सारे छात्रों को सेंटर पर जब पहुंचे तब तक तब तक हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हुआ और फिर बाद में उन्होंने रिजल्ट को रिवाइज किया। तो बीपीएससी कई बार ऐसे ऐन वक्त पर जब बच्चे पहुंच जाते हैं सेंटर पर तब रुकता है। रिसेंटली एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, जो अभी मैंने कहा एपीओ का एग्ज़ाम, उसके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें मैं ही लीड कर रहा था। तो इसमें भी अनेकों उसी तरह की त्रुटियाँ हैं। तो ऐसे परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष जब इस बात को लाया जाएगा तो न्यायालय में ही कोई बातें होंगी, स्टे हो सकता है। अभी ये जिस तरीके से इनके ट्वीट का मीनिंग यदि निकाला जाएगा तो इस परिस्थिति से ये तय होता है कि ये ही इज़ रेडी टू टेक द एग्जामिनेशंस। लेकिन इन सच ए सिचुएशन अब न्यायालय का ही दरवाज़ा बच्चों को खटखटाना पड़ेगा। तो फिर बच्चे हमारे पास आए भी थे, तब वो लोग को हम देखते हैं कैसे क्या हम मदद कर पाएंगे। जी, तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती सर। वैसे बता दें कि 24 अगस्त को जो अतुल प्रसाद सर है वो एग्ज़ाम लेने के लिए तैयारी में पूर्ण रूप से भी दिख रहे हैं। वैसे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप कितने तत्पर हैं और कितने ज़्यादा संयम अभी रखे हुए हैं? मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय बिहार, जय हिंद।